मित्रों, नमस्कार। सरिता दीदी की क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि मैंने पोस्ट में भी बता दिया था आप लोगों को कि आज से हम हिंदी साहित्य पढ़ेंगे। तो आज से हमने हिंदी साहित्य की शुरुआत कर दी है। आप सभी मित्रों से मैं एक ही निवेदन करना चाहूँगी कि आप सभी मित्र ध्यान से क्लासेस देखें और इनके प्लीज़ नोट्स भी आप बना लीजिए। आप एक रजिस्टर और पेन अपना लेकर साथ में बैठे, या तो आप हाथों हाथ नोट्स बनाते चलिए और उनको याद भी करते चलिए। और मैं टेलीग्राम पर भी आपको नोट्स उपलब्ध करवा दूंगी। आप सभी विद्यार्थी कहते तो है कि दी नोट्स उपलब्ध करवा दीजिए, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप में से कोई भी वहाँ से नोट्स लेके उनको कॉपी में नोट डाउन करते होंगे। तो मित्रों, मैं यही कहूँगी कि चाहे मेरे नोट्स हो या किसी और के भी हो, कोई मतलब नहीं है जब तक आप उनको अच्छे से अपने शब्दों में नहीं लिखेंगे और अपने शब्दों में उनको पढ़ेंगे नहीं जब तक। इसलिए आप इधर उधर नहीं भटके, एक जगह पे फोकस रखें और अपने मैटर को ध्यान से पढ़ते। ठीक है, आज हम क्लास अपनी शुरू करते हैं हिंदी साहित्य की। जैसा कि हमारे सेकंड ग्रेड में स्पेशल टॉपिक लगा हुआ है कि हिंदी साहित्य का सिर्फ नामकरण और काल विभाजन, कि किस प्रकार हिंदी साहित्य में जो अलग अलग काल हुए हैं उनका किस प्रकार से नामकरण किया गया है, किन किन विद्वानों ने उनका क्या क्या नाम रखा है। और दूसरा है काल विभाजन। काल विभाजन यानी कि कौन सी अवधि में उस काल का बंटवारा किया गया है, कि किस प्रकार से अलग अलग काल में उनको बांटा गया है। हिंदी साहित्य के काल को किस प्रकार से उनका काल विभाजन किया गया है और नामकरण किया गया है। इसमें हम ये भी देखेंगे कि कौन कौन से विद्वानों ने कौन कौन से उसको नाम दिया है कालखंड को अपने अपने अनुसार, और किस किस ने हिंदी साहित्य में अपना योगदान दिया है। आज उसकी हम एक रूपरेखा पढ़ेंगे कि हम एक पूरा हिंदी साहित्य के इतिहास का एक पूरा वो खाका पढ़ लेंगे, एक रेखा चित्र पढ़ लेंगे कि हमें क्या क्या पढ़ना होगा, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हिंदी साहित्य के अंदर हमको पढ़ना क्या है। ठीक है, तो मित्रों देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये सब फालतू की बातें नहीं बताऊंगी कि इतिहास क्या होता है, इतिहास किसे कहते हैं, ये सब आपने बहुत पहले से पढ़ रखा है। हम यहाँ पे, जैसा कि मेरा एक ही लक्ष्य और एक ही उद्देश्य है कि हम यहाँ पर वही पढ़ेंगे जो हमारे काम का है। ठीक है मित्रों, तो जहाँ से हमारे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो ध्यान से आप क्लासेस देखेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं हिंदी साहित्य, कि हिंदी साहित्य को विद्वानों ने 4 भागों में बांटा है। ठीक है, सबसे पहला आता है आपके आदिकाल, फिर आता है आपके भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल। ठीक है मित्रों, इनको हम डिटेल में आगे कल से फिर पढ़ेंगे। आज हम सिर्फ इसका एक रूपरेखा देखेंगे कि किस प्रकार हमें हिंदी साहित्य में क्या क्या पढ़ना है। फिर देखिए मित्रों, आदिकाल का समय आपके माना जाता है 1000 से 1350 ईस्वी तक। इनमें भी विवाद है, तो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग काल समय माना है, वो भी हम आगे देखेंगे। उसके बाद भक्ति काल का आपके समय माना गया 1350 से 1650 ईस्वी। इसके बाद आपका रीतिकाल, जिसका समय आपके माना गया 1650 से 1850। उसके बाद आधुनिक काल 1850 से लेके आज तक जितनी भी रचनाएं हो रही है सब आधुनिक काल में मानी जाती है। देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं आदिकाल, कि आदिकाल में कौन कौन सी रचनाओं को सम्मिलित किया गया। आदिकाल से पूर्व भी बहुत सारी रचनाएं लिखी गई थी हिंदी में, लेकिन उनको साहित्य में नहीं गिना जाता है मित्रों। क्यों? क्योंकि ना तो उनमें सही ढंग से काल विभाजन था, न ही सही ढंग से उसमें नामकरण था, इसलिए उनको साहित्य की दृष्टि से साहित्य में नहीं रखा जा सकता। इसलिए सही मायने में अगर हिंदी साहित्य का माना जाता है विकास, तो आदिकाल के समय से यानी कि 1000 ईस्वी से माना जाता है। इससे पहले भी बहुत सारी रचनाएं हुई थी जिनकी हम बात करेंगे, जहाँ से भी बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं कल की क्लास में, अब वो हम आगे देखेंगे। फिर देखते हैं आदिकाल की, आदिकाल में कौन कौन सी रचनाएं हुई थी, आदिकाल काल में कौन कौन सी रचनाओं को शामिल किया जाता है। सबसे पहले आदिकाल में आपके आता है रासो साहित्य। रासो साहित्य में क्या था कि विद्वानों के द्वारा उनके आश्रयदाताओं की प्रशंसा में लिखे गए जो लेख थे वो आपके रासो कहलाते थे। जैसे चंद्रप्रदाय का पृथ्वीराज रासो है, खुमान रासो दलपत विजय का है। ठीक है, इस प्रकार से कई रासो लिखे गए थे, हम उनके बारे में बाद में चर्चा करेंगे। इसके बाद लिखा गया आपके रास साहित्य, यानी कि जैन साहित्य, यानी कि जैन मुनियों के द्वारा, जैन कवियों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया उसको रास साहित्य या जैन साहित्य कहा गया। इसके बाद आता है आपका सिद्ध साहित्य, यानी कि बौद्ध विद्वानों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया था उसको सिद्ध साहित्य कहा गया था। इसमें सिद्ध साहित्य में हम आगे देखेंगे कि इसमें 84 सिद्ध हुए हैं आपके। सिद्ध साहित्य में आपके माने जाते हैं कि 84 सिद्ध संत माने जाते हैं, वो हम आगे देखेंगे। इसके बाद आपके आता है नाथ साहित्य, जिसमें गोरखनाथ है, ये आ जाएंगे आपके। इसके बाद लौकिक साहित्य, यानी कि इनके अलावा जो लोक के आधार पर जो छोटी छोटी जगहों पे जो लौकिक साहित्य लिखा गया वो भी आदिकाल में ही गिना जाता है। इसमें भी 2 आपकी बातें चलती है, एक गद्य में और एक पद्य में। इनके बारे में विस्तार से आगे पढ़ेंगे, और पढ़ेंगे सिर्फ वही जहाँ से बिल्कुल सटीक आपके क्वेश्चन एग्जाम में बैठेगा। देखिए,
आदिकाल में दो प्रमुख रूप से शैलियाँ चली थी, जिसमें राजस्थान के साहित्य का आदिकाल में बहुत ही बड़ा योगदान रहा है। ये हमारे लिए गर्व की बात भी है। तो देखिए, इसमें दो शैलियाँ चलती थी, एक डिंगल शैली और एक पिंगल शैली। शैलियाँ के लिखने का और जो उनका साहित्य रचने का जो एक तरीका था, एक जो भाषा थी, वो ही आपके दो पिंगल और डिंगल शैलियाँ मानी गई। तो देखिए, डिंगल शैली क्या थी कि डिंगल शैली में अपभ्रंश, डिंगल शैली में अपभ्रंश प्लस राजस्थानी भाषा शामिल थी। ठीक है, ये थोड़ी कर्कश ध्वनि वाली भाषा थी, थोड़ी बोल्ड भाषा थी जिसको हम कह सकते हैं। ठीक है, दूसरी थी पिंगल भाषा। पिंगल भाषा में अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा। पिंगल शैली में कौन कौन सी भाषाएं शामिल थी? अपभ्रंश प्लस ब्रज भाषा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया कि डिंगल भाषा में कौन सी लैंग्वेज शामिल थी और पिंगल में कौन सी भाषा शामिल थी। तो आप याद रखें, इसको ट्रिक से भी याद रख सकते हैं। प और प की लाइन में आता है ब, तो अपभ्रंश तो दोनों में कॉमन है, और प फ के बाद ब, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि राजस्थानी भाषा थी कि ब्रज भाषा थी, और डिंगल में थी आपके राजस्थानी भाषा। ये तो हो गई हमारे आदिकाल की बात। उसके बाद 1350 से 1650 तक चलता है हमारा भक्ति काल, जिसमें भक्ति से संबंधित रचनाएं रची गई थी। तो देखिए, भक्ति काल चला 1350 से 1650 तक। इसमें भी दो आपके भक्ति धाराएं चली थी, एक तो निर्गुण काव्य भक्ति धारा और एक सगुण भक्ति धारा। ठीक है, निर्गुण और सगुण। तो निर्गुण और सगुण को भी फिर दो दो भागों में बांटा गया था। निर्गुण में आपके एक तो ज्ञानाश्रय शाखा और एक प्रेमाश्रय शाखा चली थी। ठीक है, निर्गुण में, निर्गुण शाखा में भी दो शाखाओं में विभक्त हो गया था। ज्ञानाश्रय शाखा, जिसको संत काव्य कहा गया, संतों के द्वारा जो काव्य लिखा गया था, जैसे आपके कबीर हैं, उनके द्वारा जो रचनाएं लिखी गई थी, काव्य लिखा गया था, वो ज्ञानाश्रय शाखा में आता है। दूसरा आपका सूफी काव्य या प्रेमाश्रय काव्य सॉरी मित्रों, प्रेमाश्रय काव्य, जिसमें प्रेम पे आधारित, यानी कि नायक और नायिका को आधार बनाकर उन पर जो प्रेम आधारित उनकी रचनाएं की गई सूफी कवियों के द्वारा, मुस्लिम कवियों के द्वारा, वो आपके प्रेमाश्रय शाखा में आती है, जैसे हंसावली है। ठीक है, इस प्रकार से हम आगे इसको विस्तार से देखेंगे। दूसरी इसमें एक धारा थी सगुण भक्ति धारा। सगुण यानी कि आप समझते हैं निर्गुण और सगुण, वही एक सगुण धारा थी, जिसमें कृष्ण काव्य धारा और राम भक्ति काव्य धारा, इनके दो प्रकार से काव्य इसमें लिखे गए। जैसे कृष्ण भक्ति में आपके अष्टछाप के कवि आ जाएंगे, जैसे सूरदास है, नाभादास है, इस प्रकार से। ठीक है, और राम भक्ति काव्य धारा में आपके जैसे विशेष रूप से तुलसीदास है, तुलसीदास का रामचरितमानस है, और तुलसीदास द्वारा लिखी गई जितनी भी रचनाएं वो सब आपके राम भक्ति काव्य धारा में सम्मिलित होती है। ठीक है मित्रों, आगे है हमारा रीतिकाल। रीतिकाल में क्या था कि रीतिकाल 1650 से 1850 तक चला, कि 1650 ईस्वी का काल आते आते इसमें क्या हो गया कि यहाँ पे जो जितने भी साहित्यकार थे, कवि थे, वो मतलब राजाओं और महाराजाओं के आश्रय में रहने लगे थे, और वे अपने ही आश्रयदाताओं की प्रशंसा में जो लिखा करते थे साहित्य, वो रीतिकाल से संबंधित है। और रीति का मतलब है एक पंक्तिबद्ध तरीके से, एक लय ताल, जिसमें अलंकार, छंद, इन सब में बंधकर एक जो रचना की जाती थी, उसको रीतिकाल में सम्मिलित किया गया। रीति मतलब एक पद्धति की, एक विशेष पद्धति के रूप में जो काव्य लिखा गया था, साहित्य लिखा गया था, वो रीतिकाल में आता है। इसमें भी रीतिकाल में कवियों को तीन भागों में बांटा गया था, जैसे रीति सिद्ध कवि, रीति मुक्त कवि और रीतिबद्ध कवि। इन तीनों को हम आराम से विस्तार से पढ़ेंगे। रीति सिद्ध कवि वे थे, रीति सिद्ध, रीति मुक्त और रीतिबद्ध। कि रीति मुक्त का मतलब तो है जो रीतियों से मुक्त थे, जो अपने हिसाब से अपने विचारों को लिखा करते थे, वो थे आपके रीति मुक्त। और रीतिबद्ध में वे कवि आते थे जो पूर्ण रूपेण आपके छंदबद्ध रचनाएं करते थे, वे रीतिबद्ध में आते थे। और रीति सिद्ध में जो कुछ अपनी रीति में लिखते थे और कुछ लिख से हटकर लिखते थे, वो आपके आ जाते थे रीति सिद्ध कवि। ठीक है, इस प्रकार तीन प्रकार के कवियों का इसमें विवरण मिलता है। ये हम आगे विस्तार से बहुत अच्छे से देखेंगे, और बिल्कुल वही पढ़ेंगे जो हमारे काम का होगा, जो सीधा हमको एग्जाम में देखने को क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा आधुनिक काल, 1850 से जो अब तक चल रहा है, जिसमें आपके गद्य पद्य दो प्रकार की रचनाएं लिखी गई थी, जिसमें आपके 5 इंपॉर्टेंट टॉपिक लगते हैं: कहानी, उपन्यास, नाटक, निबंध और संस्मरण। ये आपके 5 टॉपिक हमारे सेकंड ग्रेड में लगते हैं। इनको हम अलग अलग तरीके से अपने हिसाब से पढ़ेंगे, बिल्कुल सटीक तरीके से पढ़ेंगे। तो मित्रों, आज सिर्फ ये हमारा हिंदी साहित्य का एक रूपरेखा थी, जिससे हमको ये अंदाजा हो जाए कि हमको हिंदी साहित्य में पढ़ना क्या है। जो बच्चे फ्रेशर हैं, उनको ये नहीं पता कि हिंदी साहित्य है क्या, उसमें हमको पढ़ना क्या है। तो इन सारी चीज़ों को हम इसमें एक एक करके बढ़िया डिटेल से बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, और वही पढ़ेंगे जो हमारे काम का होगा। तो मित्रों, आज हमारी यही क्लास रहेगी। कल से हम बिल्कुल विधिवत आगे इनकी शुरुआत से पूरी क्लास देखेंगे। और कोई भी विद्यार्थी, मैं यही कहूँगी कि क्लासों को मिस ना करें, आप टाइम से अपनी क्लासेस देखें। और आपको मैं कोशिश करूँगी कि डेली हिंदी साहित्य की क्लासेस दूँ। पर प्लीज़ मित्रों, लाइक, शेयर एंड कमेंट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों तक शेयर भी कीजिए, ताकि ये हमारी
क्लासेस सभी विद्यार्थियों तक पहुंच सके। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो प्लीज़ आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आपको समय दे रही हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर वहाँ से आप अपने नोट्स बना लीजिए, नोट्स लिखिए और प्लीज़ धन्यवाद मित्रों।